बस बहुत हो गया माँ बाबूजी की जिम्मेदारी संभालते हुए। मैं अकेले की ही सारी जिम्मेदारी क्यों संभालूं? क्या सारे प्रॉपर्टी मेरे ही नाम माँ बाबूजी करके जाएंगे? और जो दो बेटे हैं उनकी कोई जवाबदारी नहीं है? इस तरह से बड़बड़ाते हुए बड़ी बहू ने कहा। तब बीच वाली ने कहा कि दीदी आप ऐसा क्यों बोलती हो? मैं भी तो माँ बाबूजी की सेवा करती हूँ। मैं कौन सा उनसे दूर रह रही हूँ? दूर तो रह रहा है छोटा भाई, जो आराम से नोट छाप रहा है, अपनी पत्नी के साथ ऐश के साथ रह रहा है। इस तरह से दोनों बहुएं आपस में बड़बड़ाते हुए छोटे भाई को दोष दे रही थी। तब बड़ी बहू ने कहा कि माँ बाबूजी को भी हम अलग अलग बांट लेते हैं। महीने के पहले 3 महीने हमारे पास रहेंगे, 3 महीने तुम्हारे पास, और छोटा वाला भी आके 3 महीने लेके जाएगा। तब मछली वाली ने कहा कि दीदी पहले आप स्टार्ट करो, 3 महीने आपके पास रहेंगे, फिर हमारे पास, फिर छोटे वाले के पास। तब बड़ी बहू नाराज होते हुए कही कि क्यों, हमसे ही स्टार्ट क्यों करोगे? हम बड़े हैं तो क्या सारी चीज़ें हमसे ही स्टार्ट होगी? इस तरह से दोनों बहुएं आपस में झगड़ रही थी। वहीं पर लेटी हुई सास ये बातें सुन रही थी और टहल रहे बाबूजी भी ये बातें सुन रहे थे। तब माँ जी से रहा नहीं गया और कहने लगी कि देख रहे हो हमारी बहुएं कैसे बातें कर रही हैं, हमें बांटने की बातें कर रही हैं। इनसे अब 2 रोटी हमें नहीं दिया जाता है, हमारा ही नसीब खोटा है, तो हम दूसरों का क्या दोष दें? तब बाबूजी बोले कि तुम इस बात पर ज़्यादा टेंशन मत लो, वैसे भी तुम्हारी तबीयत खराब है, डॉक्टर तुम्हें आराम करने के लिए बोला है, लेकिन तुम इन बहुओं के चलते आराम भी नहीं कर पा रही हो। अब जो भी करना है बहुत ही जल्दी हम फैसला करेंगे। मैंने खबर कर दिया है, छोटा वाला लड़का भी आता ही होगा, वो आ जाए, फिर हम जो भी होगा बहुत ही जल्द कर देंगे। इस तरह से बाबूजी नाराज होते हुए बोले। बेड में पड़े हुए माँ जी अपने अतीत में खो गई। सोचने लगी कि वो भी क्या दिन थे जब 2 बेटा हुआ, उसके बाद तीसरा भी आया, और आस पड़ोस के लोग हमें कितनी बधाइयाँ दे रहे थे, कह रहे थे कि अब तो आपका नसीब खुल गया, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, भगवान ने आपको 3 बेटे ही दे दिए, अब तो आपको बुढ़ापा इतने सुखी से कटेगा, आप बहुत नसीब वाले हैं जो आपके पास 3 3 बेटे हैं। और हमें किसी चीज़ की कमी भी नहीं हुई, हमने बहुत कुछ पैसे जोड़े, बहुत मेहनत किए, कमाए। हमारा गांव में पुश्तैनी बड़ा मकान भी है, यहाँ भी हमने एक बड़ा मकान लिया, और पिताजी की जो बिजनेस है उसमें दोनों बेटे संभाल रहे हैं। और छोटे वाले को हमने इतने अच्छे से पढ़ा लिखा के तैयार किया कि यहाँ से 70 किलोमीटर दूर शहर में आज उसकी एक अच्छी सी जॉब लगी हुई है, और वहाँ वो अच्छी तरह से नौकरी करते हुए अच्छे पैसे भी कमा रहा है। वहाँ पर उसने एक अपने लिए एक घर भी तैयार कर लिया है, वहाँ पर उसका एक अच्छा सा निवास स्थल भी बन गया है। कमी किस चीज़ की है? पर इन बहुओं को देखो कि आपस में जब देखो तो झगड़ती रहती है। किचन के काम में करने जाओ तो ऐसे झगड़ती जैसे कुत्ते बिल्ली आपस में झगड़ रहे हों। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करती हैं, दोनों आपस में लड़ाई करके अपने कमरे में बंद हो जाती हैं। पतियों को फ़ोन कर देती हैं कि तुम लोग बाहर से खा लेना, बच्चों को कैंटीन से खिला देना, खुद बाहर जाके खा लेती हैं या कि मंगा लेती हैं। और हमारा ये हाल है कि दवाइयाँ लेते हुए भी हमें बाहर का खाना सूट नहीं करता, नहीं पचता हमें बाहर का खाना, तो हमें मजबूरी बस खिचड़ी बना के, दलिया बना के कुछ खाना पड़ता है। कब तक ऐसा चलेगा? यही हमारे नसीब में सुख लिखा था, यही सुख हम भोग रहे हैं। 3 3 बहुएं होने के बाद भी हम अपने लिए और बाबूजी के लिए खिचड़ी बना के देते हैं। इन बहुओं को ज़रा भी दर्द नहीं होता कि माँ बाबूजी क्या खाएंगे क्या नहीं। इस तरह से माँ बड़े बड़े बेड में सोच रही थी। तभी बाबूजी आए और बोले कि कैसी है तबीयत, क्या सोच रही है, अभी तक सोई नहीं? तब माँ बोली कि नहीं, नींद नहीं आ रही है, नहीं सोई हूँ। बाबूजी बोले बहुत ही जल्दी हम कुछ करेंगे, हम इन लोगों के साथ इस तरह से घुट घुट के नहीं रहेंगे। किसी तरह से ऐसे ही दिन कट रहा था कि एक दिन माँ जी की तबीयत अचानक से खराब हुई और उन्हें लकवा मार गया दोनों पैर में। अब तो वो खड़े भी नहीं हो पा रही थी। पहले तो कुछ भी था, बहुएं आपस में झगड़ा कर लेती थी तो माँ जी अपने लिए और श्यामलाल जी के लिए, अपने पति के लिए थोड़ा खाना बना लेती थी, लेकिन अब तो इस हालात में भी नहीं रह गई, खड़े ही नहीं हो पा रही थी, वो व्हील चेयर पे आ गई। तब श्यामलाल जी को अपना बिजनेस छोड़ना पड़ा। वो अपना बिजनेस दोनों बेटे के ऊपर छोड़ दिए। अब दोनों बेटे ही आपस में जाने लगे।
अब वहाँ भी दोनों बेटे का झगड़ा होने लगा। बड़ा बेटा बोलता कि ये जो बीच वाला भाई है ये ज़्यादा पैसे निकाल रहा है, इसीलिए एक दिन हमारा बिजनेस खराब हो जाएगा। ये यहाँ से दुकान से ज़्यादा पैसे लेके जाता है अपने परिवार के लिए। दोनों भाइयों के बीच में आपस में पैसे को लेकर झगड़ा होने लगा और धंधे में भी नुकसान होने लगा, क्योंकि धंधे में ज़्यादा ध्यान नहीं था, बस अपना अपना दोनों भाई करने लगे। और श्यामलाल जी दुकान जा भी नहीं पाते थे, क्योंकि उन्हें या वो माता जी की जो तबीयत खराब हुई थी उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था, तो उन्हें घर पर ही रहना पड़ रहा था। अब वो सोचने लगे कि अब करे तो करे क्या, इधर मैं छोड़ के भी नहीं जा सकता। तब उन्होंने कहा कि अब इस तरह से यदि झगड़ा होता रहा तो एक दिन हमारा दुकान और ये जो बिजनेस है बिल्कुल बंद हो जाएगा। तब उन्होंने दुकान के बंटवारा करने के लिए सोच लिया। दोनों भाई ये बातें सुनकर बहुत खुश हो गए। बड़ी बहू अपने पति से बोली कि मैं तो पहले से ही चाहती थी कि बंटवारा हो जाए, तो हमें इसका मुंह देखना ना पड़े, हम अलग हो जाएं। इस तरीके से वो अपने पति से बातें कर रही थी। दोनों बहुत खुश हुए कि हमें अलग अलग दुकान और अलग बिजनेस करने को मिल जाएगा। और इसी तरीके से दुकानें बँट गई, लेकिन खाना जो था दोनों बहुओं को एक एक टाइम बनाना पड़ रहा। घर में चूल्हा नहीं बटा था। एक टाइम बड़ी बहू बनाती थी तो एक टाइम छोटी बहू, बीच वाली जो घर में रहती थी, दोनों एक एक टाइम का खाना बनाती थी। एक दिन माँ जी ने बोला बीच वाली बहू को कि तुमने इस दाल में इतना ज़्यादा नमक क्यों डाला है, मुझसे तो खाया ही नहीं जाता। एक तो वैसे भी दवाइयाँ खा के मुंह का स्वाद खराब रहता है, और तुम इतना नमक डाल दी हो कि मुझसे खाया नहीं जाता। इस प्रकार बोलते ही मछली बहू माँ के ऊपर चढ़ पड़ी कि तुम माँ जी ऐसा क्यों बोलती हो, अगर नहीं खाना है तो खुद से बना लिया करो, जाओ किचन में जाके देखो कितनी गर्मी लगती, कितनी गर्मी में जाके मैं खाना बनाती हूँ, ऊपर से तुम खाने में नखरे निकालने रहती हो। तो ठीक है, अपनी बड़ी बहू के साथ के ही हमेशा खाया करो। तुम्हारी जो बड़ी बहू लाडली है उसके हाथ का खाओ, उसके हाथ का खाना अच्छा रहता है ना, तो उसी के हाथ का खाया करो, फिर मेरे इधर खाने मत आया करो, मेरे हाथ का खाओ ही मत। बड़ी बहू ने सोचा कि कहीं मेरे ऊपर ही ना सास का पूरा बोझ आ जाए, तो वो सास की तरह बोलते हुए कहती है कि माँ जी आप ऐसा क्यों बोलती, जो बनता है तो सीधे तरीके से खा क्यों नहीं लेती। हम लोग आपकी वजह से ही तो चूल्हा चौका करते हैं, किचन में बनाते हैं, और नहीं तो हम लोग खुद ही बाहर से खा ले, इतनी गर्मी में कौन खाना बनाए। इस तरह से दोनों बहुएं माँ जी को ही दोष देने लगी। तब श्यामलाल जी बोले कि अब बहुत हो गया है, अब कोई खाना नहीं बनाएगा ना कोई खाएगा, अब जो फैसला करना है हम वही करेंगे। दूसरे दिन सुबह हुई और श्यामलाल जी अपने छोटे बेटे को भी फ़ोन कर दिए थे। दोनों छोटे बेटे के इंतज़ार में बैठे ही थे माता पिता। तभी कुछ ही देर में छोटा बेटा घर पे आया और आते ही माँ के पास मिलने गया। माँ को व्हील चेयर में देखते ही बोला कि पिताजी आप मुझे बताए क्यों नहीं, माँ की ये हालत कब से ऐसी हुई है। तब श्यामलाल जी बोले कि हो गया 1 महीने 15 दिन से हो गया, माँ ऐसे ही बेड में पड़ी है, और उठती है तो व्हील चेयर से ही इधर उधर लेके जाते हैं, पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही, और घर के हालत इतने ख़राब हो गए कि तुम्हें बुलाना ही पड़ रहा है। अब हमारा बंटवारा होगा, घर का जो बंटवारा है तो पुश्तैनी मकान में से 3 हिस्से हो रहे हैं, तो उसमें से एक हिस्सा तुम्हारा हो जाएगा, और यहाँ पर जो मकान है 3 में से आधे आधे भाग दोनों भाइयों को हमने देने के लिए इन दोनों ने ही किया है कि इनमें से दोनों भाई ले लेंगे, और जो गांव में पुश्तैनी मकान है उसमें तुमको भी हिस्सा मिलेगा। छोटा वाला भाई बोला ठीक है पिताजी, आप जो बोलेंगे जो निर्णय होगा वो ठीक है, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, वैसे भी हमने अपना घर बना लिया है, हमें वैसे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन गांव का घर है, कभी जाने का मन हुआ तो एक पुश्तैनी मकान में थोड़ी सी जगह मिल रही है तो भी ठीक है। इस तरीके से बोलते हुए छोटे वाले भाई को कोई ऐतराज़ नहीं था, और वो माँ जी की इस तरह से हालत देखकर बहुत दुखी हुआ। तब छोटी वाली बहू घर में आते ही बोले कि आप लोगों ने खाना खाया, नाश्ता किया। माँ बोली कि अब भी हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे, सुबह से किसी ने किचन में चूल्हा तक नहीं जलाया है तो नाश्ता कैसे बनेगा। छोटी वाली बहू गई किचन में, उसने सबके लिए नाश्ता बनाया, सबको नाश्ता दी। तभी उसी टाइम पर उसके पति का फ़ोन आया और वो बात करते हुए दूसरी जगह निकल गया। छोटी वाली बहू भी अपने पति के पीछे पीछे गई, और जब उसकी बात ख़त्म हुई तो अपने पति से उसने कहा कि देखो, माँ और बाबूजी का इस तरह से बंटवारा होना, 3 महीने बड़ी वाली दीदी के पास रहना, 3 महीने बीच वाली दीदी के पास रहना, फिर 3 महीने मेरे पास रहना, इस तरह से माँ बाबूजी को ठीक नहीं रहेगा। वो 3-3 महीने अलग अलग जगहों में कैसे एडजस्ट कर पाएंगी।
उनकी भी तो कोई ज़िंदगी है। उन्होंने हमको और आपको इतना सब कुछ दे रखा है, आपको इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया, तभी तो आप आज अपने पैरों में खड़े होकर इतना नाम कमा पा रहे हो। तो यदि आप कहो तो माँ और बाबूजी को हम लोग अपने साथ ही लेके जाते हैं, इनके पास से निकाल लेते हैं। इनके पास 3-3 महीने भी माँ बाबूजी को सुकून नहीं मिलेगा। इस तरह से अपनी पत्नी की बातें सुनते हुए छोटा वाला भाई बहुत खुश हुआ। वो बोला कि तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं तुमसे ये पूछने ही वाला था कि अगर तुम चाहो तो माँ बाबूजी को हम अपने साथ लेके चलें। पत्नी बोली कि हमसे क्यों पूछना, माँ बाबूजी ने जब तुम्हें पढ़ाया लिखाया और इतने अच्छे संस्कार दिए, इतनी अच्छी नौकरी मिली, तब मैं थोड़ी न थी पूछने के लिए, रोकने के लिए। उसने इस तरह से जवाब देते हुए कहा। और वो दोनों, छोटी बहू और बेटा, आकर बोले, बाबूजी हमने एक फ़ैसला किया है, अगर आप हमारे फैसले से राज़ी होंगे तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। तब पिताजी बोले कि हाँ बेटा, इन दोनों ने तो बहुत बड़े बड़े फैसले सुना दिए हैं, अब तुम्हारा फैसला क्या है, तुम भी अपना फैसला सुना दो। तब छोटा वाला बेटा बोला, पिताजी आप हमारे साथ चलिए, हमारा घर इतना बड़ा है कि आपको वहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होगी, और वो हमारा नहीं आपका ही है, सब कुछ आपका है, आप हमारे साथ रहेंगे, आपकी ये छोटी बहू आपकी सेवा करेगी, माँ जी की सेवा करेगी, हमें बहुत खुशी मिलेगी। हम 3 महीने के लिए नहीं, हमेशा के लिए आपको अपने साथ ही रखना चाहते हैं। इस तरह से बेटे की बात सुनकर श्यामलाल जी खुश हो गए। उनका सीना गदगद हो गया खुशी से। कहने लगे, वाह बेटा वाह, तुमने तो मेरी जान बचा ली, बुढ़ापे में तुम मेरा सहारा बन गए। इन दोनों को देखो, हमें अलग अलग करने के लिए परेशान हैं, इनसे हमें 2 रोटी नहीं दी जा रही है। ठीक है, तुम कहते हो तो हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे, लेकिन रुको, कल हमें एक बहुत ही ज़रूरी काम करना है। इस तरह से सुबह उठते ही श्यामलाल जी कहीं चले गए, और जब वहाँ से आए तो उनके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स पेपर थे, और उन्होंने कहा कि ये पेपर हमारे हाथ में है जो तुम लोग देख रहे हो ना, इसमें हमने बहुत बड़ा फैसला किया है। अब तुम लोग आओ और सुनो हमारा लास्ट निर्णय। ये जो मकान है, ये मकान के भी हमने 3 हिस्से कर दिए हैं, इसमें तीनों भाई को हिस्सा मिलेगा। और जो हमारी दुकान है, दुकान में भी हमने 3 हिस्से कर दिए हैं। और जो हमारा पुश्तैनी मकान है, वो मकान हम बेच रहे हैं, क्योंकि हमें दवाइयों के पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। हम अपने छोटे वाले बेटे के ऊपर भी इतना बोझ बन के नहीं जा रहे हैं। हमारा जो पैसा है हम उस अपने छोटे बेटे के साथ जॉइंट अकाउंट में रखेंगे, और उससे हम अपनी पत्नी की दवाइयों का खर्च लेंगे, और जो पैसा बचेगा छोटे वाले बेटे को भी होगा। तब दोनों बहुएं आपस में बातें करने लगी। कहने लगी, पिताजी आप ये क्या कर रहे हो, अभी तो हमारा फैसला हो चुका था ना, दुकान और ये जो मकान जिसमें हम लोग रह रहे हैं, हम दोनों भाइयों में बढ़ चुका था, फिर आप इसमें छोटे वाले भाई को क्यों घुसेड़ रहे हो, इतना बड़ा प्रॉपर्टी तो ये नहीं है। तब पिताजी कहने लगे कि प्रॉपर्टी बड़ी हो या छोटी, हमारे तीनों बेटों को इसमें हिस्सा मिलेगा। तुम लोगों ने हमारी जितनी सेवा की है ना, तो वो हमें पता है। बहुएं कहने लगी कि इतने दिनों से हम आपकी सेवा कर रहे हैं, वो तो नहीं कर रहे थे। तब छोटी वाली बहू ने बोला कि ऐसा क्यों बोल रहे हो दीदी आप दोनों, हर महीने हम माँ और पिताजी का खर्च भेजा करते थे, सिर्फ हम उन्हें सेवा करने के लिए ही नहीं थे, उसके लिए हम लेके जा रहे हैं, आप दोनों के पास अब छोड़ेंगे भी नहीं। इस प्रकार से श्यामलाल जी फैसला किए, और दूसरे दिन अपने छोटे वाली बहू और बेटे के साथ चले गए। दोस्तों, हमने यहाँ पे रखा है कि कलयुग का श्रवण कुमार। तो आज भी कोई कोई बेटे ऐसे हैं जो श्रवण कुमार का रोल निभा जाते हैं, श्रवण कुमार के जैसे हो जाते हैं। आपने श्रवण कुमार का तो नाम सुना ही होगा, कि जो अपने माता पिता का कितना भक्त था। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती है एक ऐसी नई वीडियो में। राधे राधे।